नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। लोकसभा चुनाव अब बस थोड़े दिन हैं, शुरू होने वाले हैं और अगर आप गोदी मीडिया फॉलो करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो आपको लग रहा होगा कि सारा जो चुनाव है वो राम मंदिर पे हो रहा है, सनातन पर हो रहा है, बीफ पर हो रहा है, मछली पर हो रहा है और जाने किस किस पर हो रहा है। लगातार ये सारे मुद्दे ट्रेंड कराने की, लगातार इन सारे मुद्दों को बीच में लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसी बीच एक सर्वे आया है और बड़ा सर्वे आया है और उस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से नींद उड़ा दी होगी। यह सर्वे किया है सीएसडीएस ने। सीएसडीएस यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, ये दिल्ली में है। तो सीएसडीएस और लोक नीति ने मिलकर एक सर्वे किया है जो कल द हिंदू में आया था और सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में था। यह सर्वे इस बात के लिए था कि आखिर इस चुनाव में मुद्दे क्या हों। सीएसडीएस पहले भी इस तरह के सर्वे कराता रहा है और ये कोई ऐसी चलती फिरती एजेंसी नहीं है, ये काफी प्रतिष्ठित एजेंसी है। सोशल साइंसेज जो होते हैं उनके क्षेत्र में सीएसडीएस की जो स्टडीज होती हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं और सीएसडीएस के साथ जिसने सर्वे किया है लोक नीति ने। तो सीएसडीएस और लोक नीति का जो ये मिला जुला सर्वे है ये कुछ बहुत जरूरी चीजें बाहर निकाल कर ले आता है। ये बताता है कि लोकसभा इलेक्शन में लोग क्या कह रहे हैं, जनता किन चीजों को मुद्दा मानती है और जनता किन चीजों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे कि कांग्रेस को वोट दोगे कि इनको वोट दोगे कि उनको वोट दोगे वाला सर्वे नहीं है। ये सर्वे मुद्दे लेकर लोगों के बीच में गया और लोगों से यह पूछा कि आखिर आप किस मुद्दे पर वोट दोगे, इसकी साइज क्या है वगैरह मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम देखते हैं कि लोगों ने क्या कहा। सबसे ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बताया। 27% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। कीमतें बढ़ना, प्राइस राइज यानी महंगाई, 23% लोगों की निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी अगर सिर्फ इन दोनों मुद्दों को जोड़ दें तो 50% लोग यानी देश में जो वोटर्स हैं उसके आधे लोग ये मानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद भी जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा मतलब विकास का जो मुद्दा है उसको लेके 13% लोग वोट देने वाले हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार, 8% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर को लेकर भी 8% लोगों ने कहा कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी केवल 8% लोग, 100 में से सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर के नाम पर वोट देने वाले हैं, जबकि 50% लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई के मुद्दे पर वोट देने वाले हैं। ऐसे ही हिंदुत्व के मुद्दे पर 2% लोग, भारत की अंतर्राष्ट्रीय इमेज जो बार बार कहा जाता है कि मोदी जी का डंका बज रहा है, उस पर भी सिर्फ 2% लोग, रिजर्वेशन यानी आरक्षण सिर्फ 2% लोगों के लिए मुद्दा है और 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो कोई उत्तर नहीं दिया या इनके अलावा किसी मुद्दे को कहा कि यह इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब ये जो सर्वे है ये 100 संसदीय क्षेत्रों में किया गया। 100 संसदीय क्षेत्रों में इनके लोग गए, उन्होंने सर्वे किया जो 19 राज्यों में थे 2024 में, यानी अभी हाल का सर्वे है। ये 19 स्टेट्स में 19 राज्यों में 100 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 10,019 लोगों का ये एक सर्वे है। तो निश्चित रूप से ये एक माइक्रो सर्वे है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सर्वे होते हैं रिजल्ट्स के लिए कि बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को, जिसको आप कहते हैं एग्जिट पोल होते हैं, उनका डेटा अक्सर इनसे बहुत कम होता है। तो माइक्रो लेवल का सर्वे होने के बाद भी ये एक बड़ा सर्वे है क्योंकि 19 राज्यों में ये सर्वे हुआ है और इस सर्वे के जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 50% लोग ये मानते हैं कि इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वो महंगाई और बेरोजगारी है। अब भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से शासन में है। 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई थी तो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, ऐसे नारों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। और अब 10 साल बाद अगर 50% लोग देश के ये कह रहे हैं कि इस देश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो बहुत क्लियर सी बात यह है कि इन 10 सालों में महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति नहीं मिली है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महंगाई और बेरोजगारी ज्यादा बड़े मुद्दे बन के आए हैं। जाहिर तौर पर जो हमारा गोदी मीडिया है, जो दिन रात बीफ पर,
मछली पर और इस पर और उस पर और इंटरनेशनल डंका वगैरह पर बातें करता रहता है, उसको भी इससे झटका लगने वाला है। क्योंकि एक तरफ तो हिंदुत्व के मुद्दे पर सिर्फ 2% लोग वोट देना चाहते हैं, यानी केवल 2% लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट देंगे, जिसमें ये बीफ मछली वछली सब कुछ आ जाता है। राम मंदिर का मुद्दा, जिसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है, मतलब बड़े बड़े मंत्री संतरी सब मंच से राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अरुण गोविल हाथ में लेकर राम की तस्वीर घूम रहे हैं, सिर्फ 8% लोग मानते हैं कि राम मंदिर मुद्दा है। वैसे ये तो क्लियर है ही कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला, इसीलिए राम मंदिर पर आप जोर जितना दिखता था उतना अब दिख नहीं रहा है। जितना शोर उस समय मचाया गया था उतना शोर इस समय दिख नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के सर्वे भी शायद ये बता रहे हैं कि राम मंदिर इस चुनाव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी का प्रभाव क्या है, इससे अंदाज लगाइए कि इस महीने की शुरुआत में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हमारा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में जितने रोजगार हैं उसका 80% से ज्यादा यंग लोग हैं, यानी जितने लोग बेरोजगार हैं उनमें 80% से ज्यादा यंग लोग हैं। और बेरोजगारों के बीच एजुकेटेड बेरोजगार ज्यादा हैं, यानी पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा हैं। वर्ष 2000 में जितने बेरोजगार लोग थे उसके केवल 35.2% पढ़े लिखे थे, यानी कि इंटरमीडिएट या इससे ज्यादा की शिक्षा पाए थे। लेकिन अब जो बेरोजगार हैं 2022 में, उसमें 65.7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट से ज्यादा की शिक्षा प्राप्त की है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर्स हैं, वगैरह वगैरह हैं। अभी आपको यह तो पता चला ही होगा कि आईआईटी से पढ़ के निकले लोगों को भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आईआईटी बैंगलोर से निकले भी जो लोग हैं उनको 100% रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। यानी एक बात बहुत क्लियर है, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं पहली एनालिसिस, कि बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब आप देखिए कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहुत साफ साफ कहा है कि पहली जो नौकरी है, यानी पहला अप्रेंटिस का जो जॉब है, वो हर युवा के लिए गारंटीड किया जाएगा। यानी आप पढ़ के निकलेंगे और एज एन अप्रेंटिस कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाएगी। 1 लाख रुपए सालाना की बात कही गई है और भी रोजगार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें कही गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना घोषणा पत्र लेके नहीं आई है। पहले वो 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष का वादा कर चुकी थी, लेकिन वो वादा गलत साबित हुआ है। स्टेट्स में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बाकी सारी जगहों पर पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी कि एग्जाम निकलता है, बाकायदा डेट घोषित होती है, 500-500, 1000-1000 रुपए देकर बच्चे फॉर्म खरीदते हैं, दूर दराज से ट्रेनों में भर के आते हैं एग्जाम देने के लिए, और जब एग्जाम देके निकलते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई, यानी उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पेपर लीक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। हालांकि यहां मुझे यह कहने में कोई उज्र नहीं है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, वहां भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन कम से कम वादा कर रही है कांग्रेस कि वो पेपर लीक पर रोक लगाएगी। यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बिंदु हैं, बेरोजगारी को लेकर या फिर पेपर लीक को रोकने को लेके या फिर अप्रेंटिसशिप जो होती है, पढ़ाई से निकलते ही आपको पहला रोजगार मिलेगा, जैसी चीजें, वो मतदाता को प्रभावित कर सकती हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 27% के आसपास मतदाता यह कह रहा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही महंगाई को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें कही गई हैं और महंगाई की हालत यह है कि 71% लोगों ने यह कहा कि सारी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, और यह सच्चाई है। दवाएं हो, शक्कर हो, आटा हो, गेहूं हो, हर चीज की कीमत बढ़ गई। 5 किलो अनाज जरूर फ्री में मिल रहा है, लेकिन 5 किलो अनाज से किसी परिवार का घर नहीं चलता है। किसी भी परिवार को अपना घर चलाने के लिए एक तो 5 किलो अनाज से ज्यादा अनाज की जरूरत होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत होती है। जब दवा महंगी हो जाएगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, हर चीज महंगी हो जाएगी, तो हर आदमी के लिए जिंदगी मुश्किल होगी। इसीलिए 71% लोगों ने कहा कि कीमतें बढ़ी हैं, और 76% लोगों ने कहा कि ये कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि उनके जेब पर भारी पड़ रही हैं, यानी उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार, 10 साल बाद स्थिति यह है कि उसी बीजेपी सरकार में देश के 76% लोग कह रहे हैं कि यह महंगाई उनकी जेब पर बहुत भारी पड़ रही है। और इसी बीच एक और डेटा आया है जो यह कह रहा है कि जितनी इनकम इस समय देश के
1% सबसे ज्यादा रईस लोगों के पास है, उतनी 70 साल में पहले कहीं नहीं रही। यानी बहुत साफ है कि 10 साल की बीजेपी सरकार में अगर किसी को फायदा पहुंचा है तो वो सिर्फ अति रईस जो लोग हैं, जरूरत से ज्यादा अमीर लोग, सबसे ज्यादा अमीर लोग, जिसमें अडानी आएंगे, अंबानी आएंगे और इस तरह के लोग आएंगे, उनको तो फायदा पहुंचा है। लेकिन बाकी जो आम जनता है, जो मध्य वर्ग कहा जाता है या निम्न मध्य वर्ग कहा जाता है, उसके सामने बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ी समस्या आई है। इस रिपोर्ट में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। इस सर्वे में आधे से ज्यादा यानी 55% लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल में करप्शन में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अब मोदी जी रोज बयान देते हैं कि करप्ट लोगों को हम जेल में डाल के छोड़ेंगे, किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। यह अलग बात है कि जब वो कहते हैं किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा तो लोगों को ऐसा लगता है कि सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। हमने देखा है कि अजित पवार को वो भ्रष्टाचारी कहते थे, अजित पवार उनकी पार्टी में आ गए। छगन भुजबल को भ्रष्टाचारी कहते थे, वो उनकी पार्टी में आ गए। हिमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ कई दिनों तक विधानसभा चलने नहीं दी गई थी, अब वो उनकी पार्टी के बड़े नेता बन गए। नाम क्या गिनाना है, जितने लोगों को इन्होंने करप्ट कहा वो लोग, ज्यादातर लोग इनकी पार्टी में आ गए। जो इनकी पार्टी में नहीं आए वो फिर जेलों में सड़ रहे हैं। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक मंत्री के यहां कुछ दिन पहले रेड पड़ी और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दूसरा करप्शन का जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया वो आया इलेक्टोरल बॉन्ड का। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम निकाला था और उसके बाद वो कह रही थी कोर्ट के अंदर कि जनता को यह जानने का बिल्कुल हक नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा है, कितना खरीदा है, क्या किया है, कैसे किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा सामने आया और पता चला कि जो कंपनियां घाटे में चल रही थी उन्होंने भी करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। और यही नहीं, उसमें तो ऐसे ऐसे किस्से सामने आए जिसके बारे में सोचकर भी समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गुजरात का एक गरीब दलित किसान था जिसके पास कुछ जमीन थी, वो जमीन अडानी की कंपनी ने खरीदी और उसको पैसा चुकाने के बजाय वो सारा पैसा तकरीबन 11 करोड़ रुपया जो है वो भारतीय जनता पार्टी, 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को और 1 करोड़ शिवसेना को इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। वो बेचारा किसान बर्बाद हो गया। अरविंद केजरीवाल जिस शराब घोटाले के चलते आज जेल में है, उस शराब घोटाले का जो आरोपी है उसने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों के बॉन्ड खरीदे। और ऐसे किस्से तो कितने ही आ चुके हैं कि आज बॉन्ड खरीदे, कल ठेका मिल गया, आज ईडी की रेड पड़ी और कल बॉन्ड खरीद लिया। यानी ये एक लीगलाइज करप्शन बना दिया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म कर दिया है। अगर इसकी जांच होगी तो बहुत कुछ निकल के आएगा। ऐसा लगता है कि करप्शन को लीगलाइज कर दिया गया था और यही सब वजह है जिसकी वजह से 55% यानी देश में 100 में से 55 लोग ये कह रहे हैं कि करप्शन को घटाने की बात करते थे मोदी जी, 15-15 लाख रुपए देने की बात करते थे, स्विस बैंक के आंकड़े बाहर लाने की बात करते थे कि स्विस बैंक में फलां का इतना जमा है, ढिमका का इतना जमा है, वहां के सारे आंकड़े बाहर आएंगे। वो आंकड़े तो बाहर आए नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कई बार आदेश देने पड़े। यही वजह है कि 55% लोग, देश के आधे से अधिक लोग ये मानते हैं कि करप्शन मोदी जी के राज में बढ़ा है। इसके साथ साथ वो स्टेट गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार मानते हैं और ज्यादातर जगहों पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं आप जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट्स नहीं है वहां किस तरह करप्शन के आरोप लगाए गए, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल छत्तीसगढ़ में मिला। छत्तीसगढ़ में करप्शन का आरोप लगाया गया, ईडी ने केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल फर्जी केस था, कोई करप्शन नहीं हुआ था, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ था, कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं है। जाहिर है कि गोदी मीडिया हमारा जो है, अमीश देवगन वगैरह वगैरह, सुधीर चौधरी वगैरह वगैरह, ये लोग कभी भी इस सर्वे पर बात नहीं करेंगे। कभी भी अंजना ओम कश्यप अपने शो में लोक नीति CSDS के इस सर्वे को डिस्कस नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इसको डिस्कस करेंगी तो जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है कि वो जीत रही है, 400 पार, 500 पार, 700 पार, और नीतीश कुमार कह रहे हैं 4000 पार का सारा जो नाटक चल रहा है, सारा का सारा जो खेल चल रहा है साइकोलॉजिकल वारफेयर लादने का, वो खेल बहुत बुरी तरह से डिसमिस हो जाएगा। लेकिन यह सर्वे यह बताता है, और मैं जो कुछ कह रहा हूं वो इस सर्वे के बेस पे कह रहा हूं, यह सर्वे बहुत साफ साफ ये बताता है कि देश में आज राम मंदिर और ये सारा कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़े मुद्दे अगर कोई हैं तो वो बेरोजगारी है, महंगाई है।
50% लोग मानते हैं कि बेरोजगार और महंगाई इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, और अगर वो लोग बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जाकर वोट डालते हैं तो निश्चित रूप से उस सरकार के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे जिस सरकार में बेरोजगारी और महंगाई इतनी बढ़ी है। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक खतरे की घंटी हो सकती है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 55% लोग, 55% लोग ये मान रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद करप्शन और बढ़ गया है। तो अगर लोग ये मान रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद करप्शन और बढ़ गया है तो जाहिर तौर पर वो इस गवर्नमेंट को वोट देने वाले नहीं है। जाहिर तौर पर वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की बात नहीं मानते हैं जो ये कहते हैं कि भाजपा करप्शन से लड़ रही है। ऐसे में ये लोग भी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि देश की 50 से 55% जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रही है। अब बची जो जनता है उसके बीच में क्या मुद्दे हैं, कैसे मुद्दे हैं, वो सारा कुछ डिटेलिंग आपने देखा और दृश्य यही बनता है कि 400 पार छोड़िए, निश्चित रूप से पिछली बार से जितनी सीटें थीं उससे कम होने की पूरी उम्मीद है। वैसे भी नारा आजकल चल रहा है, नॉर्थ में हाफ, साउथ में साफ। साउथ में तमिलनाडु को छोड़ के कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां से भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु में भी शोर जितना है उस हिसाब से माहौल नहीं है। एआईडीएमके की जो स्पेस है वो भरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहां पर एक नया अध्यक्ष बनाया गया जो बहुत वोकल हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि एक आध सीट से ज्यादा तमिलनाडु में निकलेगा। जबकि यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, इन सारे राज्यों में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें पहले से कम होने वाली हैं। अब नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में कितनी सीटें बढ़ेंगी ये देखने वाली बात होगी और इसी से यह तय होगा कि इस बार मोदी जी अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे या नहीं दोहरा पाएंगे। और बाकी तो जनता जनार्दन है, उसकी मर्जी है, जैसे वोट करेगी, जिसको वोट करेगी उसी को सत्ता मिलेगी। लेकिन यह सर्वे बता रहा है कि जनता जनार्दन अपनी खुद की समस्याओं पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर सोच रही है और अगर इन मुद्दों पर वो वोट देती रहेगी तो निश्चित रूप से ऐसी कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आरजेडी की हो, चाहे किसी की भी हो, जो महंगाई और बेरोजगारी को रोकने की कोशिश नहीं करेगी उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत जरूरी लगा कि इस सर्वे की खबरें आपसे शेयर किया जाए, इसलिए भी जरूरी लगा कि गोदी मीडिया इस सर्वे के बारे में कोई बात नहीं करेगी। आप भी सोचिएगा कि आपके लिए क्या मुद्दा है और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आखिर आपको क्या लगता है जनता इस चुनाव में और आप इस चुनाव में किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।